सभी को नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं इस हिस्ट्री के चैनल में आप सभी का। इस चैनल के अंदर या आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाठ विद्रोही और राज, यानी कि 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति जो कक्षा 12 के अंदर जो पाठ है उसी के बारे में आज हम जानकारी अर्जित करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि शुरुआती दौर में विद्रोह का ढर्रा कैसा था, यानी विद्रोह किस प्रकार से फैला था। तो ये जैसे विद्रोह है कि ये जो 1857 का जो विद्रोह चल रहा था या जो है इसकी जो योजनाएं जो तैयार की गई थी उसमें ये रखा गया था कि भाई विद्रोह है वो 31 मई 1857 को प्रारंभ होगा। लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा कि विद्रोह है वो 31 मई से पहले ही प्रारंभ हो गया और ये हुआ था 10 मई 1857 को। और इस प्रकार से जैसे जैसे ये विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचती चली गई, वैसे वैसे सारे के सारे सिपाही है वो हथियार उठाते चले गए, क्योंकि जो है ये एक शुरुआती दौर में ये सिपाहियों के द्वारा ही विद्रोह है वो किया गया था। और छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम लगभग एक जैसा था। ठीक है, छावनी मतलब जहाँ पे सैनिक रहते हैं, तो हर जगह एक नाराजगी थी, एक गुस्सा था और इस वजह से विद्रोह है वो लगभग छावनी से छावनी हो गया और फिर इस प्रकार से ये विद्रोह है वो शुरू हो गया। अब है कि सैनिक विद्रोह कैसे शुरू हुआ। ठीक है, यानी कि सभी सैनिक इसमें कैसे इकट्ठे हो गए। तो सिपाहियों ने कई जगह शाम के समय तोप का गोला दाग कर कहीं बिगुल बजाकर है वो विद्रोह का संकेत दिया था कि विद्रोह शुरू हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। और ऐसे में सारे सैनिक लगभग सारे के सारे जितने भी छावनियाँ थी उसमें सारे विद्रोही वो एकजुट हो गए थे। और मान लो जहाँ छावनियाँ दूर थी या जहाँ तक खबर नहीं पहुँची थी तो वहाँ पे ढोल नगाड़े या बिगुल या फिर कह सकते हैं कि तोप दाग कर जिसका शोर बाहर तक सुनाई दे सकता था। इस प्रकार से सभी को आगाह किया गया कि भाई अभी हम विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कि सबसे पहले उन्होंने जो विद्रोही है उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले जितने विद्रोही थे उन्होंने शस्त्रागार के ऊपर कब्जा किया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शस्त्रागार, शस्त्रागार क्या होता है? जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं या हथियार रखे जाते हैं उसे शस्त्रागार कहते हैं। और उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा। अब सरकारी खजाने को क्यों लूटने की ज़रूरत पड़ी होगी? इसका कारण था कि विद्रोहियों को धन भी चाहिए था और शस्त्रागार को लूटने का ये मकसद था कि भाई जितने भी शस्त्र हैं उनके ऊपर भारतीयों का कब्जा है हो जाए, या कह सकते हैं विद्रोहियों का कब्जा हो जाए। इसके साथ ही जो है जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राम दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला करके रिकॉर्ड जलाते चले गए। विद्रोही जो थे उन्होंने सब जगह जहाँ पे भी सरकारी खजाने थे या रिकॉर्ड रूम थे, बंगले थे, टेलीग्राफ दफ्तर वगैरह थे, जहाँ पे किसी भी प्रकार की जानकारी वगैरह होती थी या सूचना संचार वगैरह इसके, तो इन सब को क्या किया उन्होंने, विद्रोहियों ने अपने गुस्से में नाराजगी में सारे रिकॉर्ड हैं वो जलाते चले गए ताकि उनके बारे में कोई जानकारी न रह जाए। और इस विद्रोह में हिंदू, मुसलमान और तमाम लोगों को एकजुट होने के लिए जो है तैयार किया गया। तमाम यानी सभी लोगों को। ठीक है, हिंदू मुसलमान, क्योंकि अंग्रेज बाहर से आए थे, बाकी हिंदू और मुसलमान यहाँ पर पहले से मौजूद थे। फिरंगियों का सफाया। फिरंगी कौन है? फिरंगी यानी कि अंग्रेज, इनको भारत से बाहर निकालना है। ये एक तरह से मुहिम चलाई गई थी कि फिरंगियों का सफाया हम लोग करें। और हिंदी, उर्दू, फारसी में अपीलें हैं वो जारी की जाने, अपीलें यानी सभी लोगों को इसके बारे में कहा जाने लगा कि भाई सभी इस विद्रोह के अंदर सम्मिलित हो जाए। विद्रोह में आम लोगों के शामिल होने पर हमलों का दायरा फैल गया। शुरू में तो ये विद्रोह है वो सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था मेरठ से। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है आम आदमी यानी साधारण जनता इसमें सम्मिलित होने लगी और धीरे धीरे विद्रोह है वो बड़ा स्वरूप जो है इसका होने लगा था। और ये विद्रोह जो है कह सकते हैं कानपुर, लखनऊ, बरेली जैसे बड़े बड़े शहरों में अगर आप देखें तो एक मानचित्र में अगर आप इसे देखना चाहें तो ये तीनों के तीनों इलाके हैं जो है यूपी के अंदर भरे जाएंगे या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में इसको भरना है। ठीक है, विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे सब। अब विद्रोहियों के गुस्से के अधिकतर शिकार कौन थे? साहूकार। साहूकार यानी जो जनता को ऋण देते थे और साथ में उनसे दोगुना तिगुना ब्याज भी वसूल करते थे। अमीर भी विद्रोहियों को लगता था कि ये अमीर भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पिट्ठू है या चापलूस है, तो इस वजह से ये भी नाराजगी का शिकार होते चले गए। किसान इन लोगों को उत्पीड़क और अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। उत्पीड़क यानी शोषण करने वाला मानते थे और अंग्रेजों का साथ देने वाला वो मानते थे। ठीक है, इस वजह से ये किसानों की कह सकते हैं नाराजगी वो सबसे ज़्यादा थी।
फिर है कि अब ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट लिए गए, उनको तबाह किया गया। और एक था ये विद्रोह के समय का जो समय था वो मई जून का महीना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कह सकते हैं पूरी चरम पर थी गर्मी, और अंग्रेज अपनी ज़िंदगी और घर बार बचाने में लगे थे। ये ध्यान रखना आपको कि मई जून का महीना, जब हम भारतीय जो कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमारी जलवायु हमें ही हम भी घरों के अंदर रहते हैं, तो अंग्रेज तो चूंकि है, ये ध्यान रखना आपको कि ये यूरोप से आए थे, और यूरोप में भी कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। ठीक है, तो ये तो ठंडे प्रदेशों के लोग थे, और यहाँ पर मई जून के महीने में जो है झुलसाने वाली गर्मी पड़ती थी। तो ऐसे में एक तो विद्रोह था, ऊपर से उनको अपने घर परिवार भी बचाने थे, ऊपर से मई जून के महीने में उनको गर्मी सहन करना भी मुश्किल था। और ऐसे में एक ब्रिटिश अफसर है जिसने लिखा होगा विद्रोह के बारे में, तो वो लिखता है कि ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है, ताश के किले की तरह बिखर गया। ताश यानी जो खेलने के लिए उपयोग लिया जाता है, तो यानी कि मिट्टी की तरह, या कह सकते हैं कागज की तरह ढेर हो गया। जितना शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ दिख रहा था, लेकिन जनता का जो प्रभाव यहाँ पे देखा जा रहा था, उसकी वजह से सारे अंग्रेज है वो भयभीत हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे संचार के साधन क्या थे, या संचार यानी एक दूसरे को सूचना पहुँचाने का माध्यम क्या था। वे अब इसमें कि विद्रोहियों की योजना और समन्वय की वजह से अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता थी। विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। अब चूंकि ये विद्रोह है वो छावनी यानी सिपाहियों के रूप में ही हुआ था, और अब सब जगह योजनाबद्ध तरीके से है वो काम है वो चल रहा था, और सभी एक दूसरे से होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी है वो लगभग दे रहे थे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक विद्रोह का एक एग्जाम्पल देखें, तो विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन, जिसका नाम था कैप्टन हियर से, ठीक है, सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहाँ कैप्टन हियर से तैनात था, वहाँ 41वीं नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी। ये नेटिव इन्फेंट्री क्या होता है, ये सब सैनिक बटालियंस हैं। ठीक है, तो यानी सैनिक टुकड़ियां हैं जो अलग अलग जगह पे मौजूद थी। इन्फेंट्री ने हियर्से को मारने या फिर उनके हवाले करने को कहा, पर मिलिट्री पुलिस ने इनकार कर दिया। रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत भी बुलाई। अब यहाँ पे सैनिक टुकड़ियों में ये गुस्सा सबसे ज़्यादा व्याप्त था, और वो कैप्टन हियर्से को भी मारना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे पुलिस इन्फेंट्री, जिसके ऊपर कैप्टन हियर्से की जो सुरक्षा का जिम्मा था, तो उन्होंने जो है कैप्टन हियर्से को मिलिट्री इसको नेटिव इन्फेंट्री को सौंपने से मना कर दिया। और ऐसी स्थिति में फिर देसी अफसरों की पंचायतें बुलाई गई कि भाई इस तरह से कैसे काम है वो चलेगा। तो इस बारे में इस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, या संचार है या उनकी जो योजनाएं चल रही थी वो इस पर काम कर रहे थे। अब है कि यहाँ पर कि इसके बारे में लिखा है कि ये पंचायतें कैसे काम करती थी। ठीक है, इतिहासकार चार्ल्स बॉल क्या कहते हैं कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुट जाती थी। अब कानपुर सबसे बड़ा ठिकाना, लखनऊ ठिकाना, बरेली ठिकाना, मेरठ, ये सारे जगह थी जहाँ से विद्रोह मतलब यहाँ पे अधिकतर जो है सैनिक लाइनें थी, और सामूहिक रूप से कुछ फैसले लेते थे, क्योंकि सभी लाइनों में ये रहते थे, यानी सभी सैनिक रहते थे, और उनकी जीवन शैली प्राय एक जैसी थी। यानी जाति समुदाय से भी ये अधिकतर एक ही धर्म, या कह सकते हैं कि जाति समुदाय का पालन करने वाले लोग थे। ये सैनिक सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। ठीक है, अधिकतर जो थे वो पंडित जाति के लोग इसमें सम्मिलित थे। आपने मंगल पांडे का नाम भी सुना होगा, तो यूपी के पंडित जाति के लोग इसमें ज़्यादा थे। अब है नेता और अनुयायी। इसमें मुख्य नेता वगैरह कौन कौन थे, उनके अनुयायी कौन थे। देखिए, मेरठ में सिपाहियों ने सबसे पहले दिल्ली जाकर जिन्होंने अपना नेता जिसको चुना है वो है बहादुर शाह जफर, और उस समय ये अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व करने की दरखास्त की। यानी ये सैनिक जो टुकड़ी थी मेरठ से जो निकली थी, वो सीधे कहाँ गई, दिल्ली गई मेरठ से, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को घेर लिया, और उन्होंने कहा उनसे ये रिक्वेस्ट की एक तरह से, या कह सकते हैं कि उनसे दरख्वास्त की कि भाई आप विद्रोह का नेतृत्व करें। अब बहादुर शाह जफर बेचारे बूढ़े थे, और वो अंग्रेजों से दुश्मनी भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन फिर भी अब चारों तरफ से सैनिकों के द्वारा घेरे जाने पर अब उनके पास कोई चारा भी न था। चारा यानी कोई उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, और वो
नाम मात्र के लिए नेता बनने के लिए तैयार हो गए। यानी उन्होंने मान लिया कि विद्रोहियों की शर्त को कि भाई मैं जो है तुम्हारा नेता बनने के लिए तैयार हूँ। और कहीं ना कहीं ये था कि मुगल साम्राज्य मौजूद था और भले ही वो पतन की तरफ था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देश में अभी भी उसका रुतबा है वो कायम था। तो जनता ये चाहती थी, सैनिक ये चाहते थे कि भाई कोई बड़ा नेतृत्व मिल जाए तो सारी जनता एकजुट होकर उसके साथ तैयार रहेगी। ठीक है। अब है कानपुर में सिपाहियों और शहरों के लोगों ने पेशवा, कानपुर से किसको लिया? आपको ये ध्यान रखना कि दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर को लिया और कानपुर में है बाजीराव, पेशवा बाजीराव। ठीक है। ये सॉरी नाना साहब, मैं गलती से पेशवा बाजीराव बोल गई, तो नाना साहब थे। और नाना साहब ने क्या किया, जो है ये भी अंग्रेजों की खिलाफत करने के लिए तैयार हो गए थे। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे, यानी वंशज में अपन कह सकते हैं। और इन्होंने भी बगावत की, बागडोर संभालने का कोई मतलब उनके पास भी, क्योंकि यहाँ पे भी जनता ने उनको भी एक तरह से अपने फेवर में ले लिया था कि भाई आपको हमारा नेतृत्व संभालना होगा। और कहीं ना कहीं बाजीराव भी सॉरी नाना साहब भी नाराज थे, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि वो अंग्रेजों से बाजीराव पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी होने के कारण वो पेंशन मांग रहे थे, यानी एक नियमित भत्ता मांग रहे थे। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनको ये भत्ता देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से जब विद्रोह का नेतृत्व उनसे संभालने की बात हुई तो नाना साहब भी तैयार हो गए। ठीक है। अब झांसी में कौन था? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो हर कोई जानता है। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता भी लिख रखी है कि खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। इसका ये कारण था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जो है पति है गंगाधर राव, जिनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। तो ऐसे में उस समय लॉर्ड डलहौजी ने नीति अपना रखी थी, गोद निषेध नीति, और जिसके तहत जिसकी भी संतान नहीं होगी, अपनी खुद की संतान नहीं होगी, तो ऐसे में उसके राज्य को जो है विलय कर दिया जाएगा अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर। अब यहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने उनकी भी संतान नहीं थी, उन्होंने दत्तक गोद लिया था, यानी दत्तक पुत्र के रूप में किसी रिश्तेदार के संतान को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे स्वीकार नहीं किया और अंत में झांसी की रानी को भी बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। बगावत यानी वो भी विद्रोह के लिए तैयार हुई और जनता उनके साथ थी। फिर बचता है अवध। अवध जो कि यूपी का ही बड़ा क्षेत्र। अब यहाँ पे जो है अवध के नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह। ठीक है। कि अभी वाजिद अली शाह को भी यहाँ पे निष्कासन दे दिया था अंग्रेज सरकार ने और उनके ऊपर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार आप सभी समझते होंगे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ठीक है। और साथ में कुशासन, यानी वो सही से शासन नहीं कर रहे हैं, और इस प्रकार से आरोप लगाकर उनको भी वहाँ पे हटा दिया और उनको कलकत्ता निष्कासित करके भेज दिया। अब उनके बेटे थे उनका बिरजिस कद्र को जनता ने बगावत के लिए चुना और बिरजिस कद्र इसमें सम्मिलित हो गए। हालांकि बिरजिस कद्र अकेले ही नहीं थे, उनके साथ उनकी माता बेगम हजरत महल भी थी। ठीक है। आपको ये भी याद रखना, बेगम हजरत महल वो भी इस बगावत में साथ थी। कि अवध में जब विद्रोह हुआ तो बेगम हजरत महल और बिरजिस कद्र है वो जो है विद्रोह के साथ है, विद्रोही मतलब विद्रोहियों में सम्मिलित हो गए, या कह सकते हैं अंग्रेज सरकार के विद्रोही बन गए थे। फिर है कि अब आम जनता और लोगों को किस प्रकार से इस विद्रोह के बारे में सूचित किया जा रहा था। तो यहाँ पे चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब जगह जो है अंग्रेजों के खिलाफ, या कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ है लोगों को तैयार किया जा रहा था, और धर्म का भी प्रभाव है इसमें फैल रहा था। अब उसमें कि मेरठ से आई खबर थी कि कौन कौन लोग इसमें साथ दे रहे थे विद्रोह में। तो मेरठ से एक खबर आई कि हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया। देखिए विद्रोह में एक फकीर जो है, ये भी एक तरह से नेता कह सकते हैं विद्रोही के, और लोग उनसे बार बार मिलने जाते थे। अब ये फकीर है जिसे कहते हैं कि डंके वाला बाबा या डंका शाह या मौलवी अहमदुल्ला शाह जिनके नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से ये था। दूसरा, बहुत सारे धार्मिक नेता भी इसमें जुड़ गए थे लखनऊ से, और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने की अलग जगह रहे थे। यानी बहुत सारे तरीके से हर कोई ये सोच रहा था कि हम ब्रिटिश साम्राज्य को खात्मा कर दें। नेस्तनाबूद का मतलब होता है खात्मा करना या उसे नाश करना। शामिल थे
शामल जो कि छोटा नागपुर उत्तर प्रदेश से थे, बड़ौद परगने के जाट शासक थे और ये 84 गांव के ठिकानों के मालिक थे। इनके पास 84 गांवों का जो है रुतबा था और ये राजा की तरह थे, ये जाट राजा थे और उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने के ये मालिक थे या शासक थे। ये भी विद्रोह में सम्मिलित हो गए। फिर छोटा नागपुर, अगर हम देखें तो आदिवासी भी इसमें पीछे नहीं रहे थे। छोटा नागपुर जिसमें सिंह भूमि, ठीक है, का एक आदिवासी था जिसका नाम था गोनू, वो भी इस 1857 की क्रांति में जो है भाग ले रहे थे। अगर कुछ प्रश्न आ जाए कि भाई कोल कौन थे या नहीं, गोनू है वो कौन से समुदाय से थे, तो आपको याद रखना कोल आदिवासी, ठीक है, कोल समूह से थे। तो इस प्रकार से बहुत तरीके से जो है अलग अलग तरीके से लोग हैं वो इस आंदोलन में या कह सकते हैं इस 1857 की भूमिका क्रांति में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। अब इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें और भविष्यवाणियाँ भी थी। भविष्यवाणियाँ और अफवाहें क्या थी अंग्रेजी शासन के खिलाफ कि मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को कहा कि भाई जो राइफल है, एक नई राइफल आई थी, कौन सी राइफल थी, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, ये आपको याद रखना है, ठीक है, एनफील्ड राइफल, ये नई राइफल थी। राइफल का मतलब है बंदूक, ठीक है, एनफील्ड राइफल थी और ये हेनरी हार्डिंग के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर उसके इस एनफील्ड राइफल के अंदर है वो चर्बी कारतूस लगाना पड़ता था, कारतूस डालना होता था। अब इसके बारे में अफवाह ये थी कि उस जो कारतूस के ऊपर जो एक कवर आता है, जिसे हम कैप कह सकते हैं, उसकी टोपी कह सकते हैं, तो उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है वो लगा होता था, ऐसा अफवाह थी, ठीक है। एनफील्ड राइफल के कारतूसों के बारे में बताया गया था और इसमें लोगों में ये अफवाह थी, बाद में यह सच्चाई भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इसमें चर्बी का लेप है वो चढ़ाया जाता था। तो कारतूसों के बारे में बताया जिन्हें मुंह से लगाने पर उनकी जाति और मजहब भ्रष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मजहब और जाति किसका भ्रष्ट हो रहा है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है मजहब है वो देखो, मुसलमान लोग हैं वो सुअर को हाथ नहीं लगाते थे या उनके लिए सुअर निंदनीय होता था, और हिंदू जाति के लोग हैं अगर हम देखें तो ये गाय को अपना पूजनीय मानते हैं, हम या कह सकते हैं देवता के रूप में मानते हैं, या गाय को माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही धर्म के लोग हैं इन चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से लगाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके पीछे धारणा ये थी कि उनका मजहब या उनका धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने उनको समझाने का प्रयास किया कि भाई ये सब झूठ है या अफवाह है, लेकिन वही बात है कि अगर एक बार अफवाह फैल जाती है तो फिर उसका प्रभाव है वो जनता के ऊपर बुरी तरह से पड़ता है। तो अंग्रेज़ों ने खूब समझाने की कोशिश की। अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह, तो पहले तो छावनियों में फैली, ठीक है, छावनी, क्योंकि एनफील्ड राइफल जो दी गई थी वो सारे सिपाहियों को दी गई थी और ये सिपाही है वो भारतीय थे, तो उसमें सिपाहियों में भारतीय भी थे, मतलब सभी जाति समुदाय के लोग थे। और ऐसे में जब सुअर और गाय की चर्बी की बात हुई तो सभी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। एक और अफवाह थी कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले, ये सब आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट, कि बाजार में जो आटा मिलता था, फौजियों के लिए जो भोजन बनता था, खाना बनता था, उसमें कि आटे के अंदर भी गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा भी मिलवा दिया गया है। अब इससे भी सब लोग सिपाही नाराज हो गए, उनको ये पक्का विश्वास होने लग गया था कि भाई हमारा तो अब धर्म है वो भ्रष्ट किया जा रहा है, अंग्रेज हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ों के कारण विद्रोह का स्वरूप है और ज़्यादा गुस्से वाला, नाराजगी भरा हो गया। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि जिस तरह से अफवाह थी या जिस तरह से चर्बी वाले कारतूस थे, तो उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर भी विश्वास है वो कर दिया। और इस प्रकार से आगे की किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से बल मिला और प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। प्लासी का युद्ध है वो 1757 में हुआ था, ये ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों पॉइंट भी आपके हैं बुक के अंदर। एक तो है प्लासी का युद्ध, ठीक है, दूसरा आपका बक्सर का युद्ध भी आएगा। ऐसे पूरा डिटेल नहीं है लेकिन तो भी आपको याद रखना है बक्सर का युद्ध। अब ये दोनों, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध क्या है, थोड़ा सा ध्यान दे दें। देखिए कि इसमें जो है
बक्सर का युद्ध है वो पहले प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना के बीच में, या अगर हम कहें तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज अधिकारी था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध को 100 साल पूरे होने वाले थे और किसी ने ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि भाई प्लासी के युद्ध के 100 साल पूरे होते ही जो है अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो ये वो समय भी आ गया था कि प्लासी के युद्ध का टाइमिंग और 1857 का समय, तो अंग्रेजों लोगों को भरोसा होने लग गया था कि अब अंग्रेजों के जाने का वक्त आ गया है। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि भाई बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और ये अंग्रेजों और भारतीयों की कह सकते हैं कि अवध का नवाब था सुजाउद्दौला और दिल्ली का शासक जो है शाहमल नाम मैं भूल रही हूँ। तो ये संयुक्त सेनाओं के मध्य जो है शाह आलम द्वितीय, ठीक है, उन सब के मध्य है ये जो है लड़ाई हुई थी। और फिर इस युद्ध में ये था कि जो अंग्रेजी सेना है उसकी जीत हो गई थी और पूरा बंगाल है उनके हाथ में आ गया था। अब है कि किस प्रकार से विद्रोह के बारे में लोगों के बीच में जानकारी भरी जा रही थी। और अफवाह ये भी थी कि विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बांटी जा रही थी। चपातियां यानी रोटी, ठीक है। इसका मतलब है और मकसद उस समय न स्पष्ट था न आज ही स्पष्ट, लेकिन है कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे कि लोगों को ये भरोसा होने वाला था या लग रहा था कि जो है कि ये उथल पुथल यानी कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। लोग एक दूसरे से मिल रहे थे और जहाँ तक अगर मैं ये मानूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चपातियाँ बांटना यानी ये लोग हैं वो योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे से मिल रहे होंगे और इस नीति को अंजाम देने के लिए, या कह सकते हैं 1857 के विद्रोह को इस तरह से वो गुप्त तरीके से या रोटी बांटने के बहाने एक दूसरे को सूचित करना चाहते होंगे। तो इस प्रकार से जो अफवाहें वगैरह हो रही थी, भविष्यवाणियां इतनी हो चुकी थी कि लोग आसानी से इनके ऊपर विश्वास कर रहे थे और लोगों के जहन में भी, या कह सकते हैं कि उनके मन में पूरी तरह से डर था या संदेह जो था कि भाई अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करने वाले हैं। ये सारी सूचनाएं, ये सारी घटनाएं वो सच मान रहे थे। अब कि इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीतियों के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। 1820 के दशक में अंग्रेजों ने क्या क्या किया था, देखिए। इस दौरान अंग्रेजों ने कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया था, अंग्रेज सरकार या तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने भारत में। तो भारतीय लोग हैं उन चीज़ों को आसानी से स्वीकार कर रहे थे। अब पहले आपको यहाँ याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब ये कौन थे? ये जो है भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा विचारों और संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए नीतियां लागू करी थी। अब परंपरावादी भारतीयों को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उनको लगता था कि भारतीय शिक्षा पद्धति के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, हमारी गुरुकुल प्रणाली को नष्ट किया जा रहा है और अंग्रेज अपनी शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे लागू कर रहे हैं और जो रूढ़िवादी भारतीय थे उनको ये अंग्रेजों के ये सुधार पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। दूसरा, भारत में अंग्रेजों के द्वारा ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे थे, कॉलेज खोले जा रहे थे, विश्वविद्यालय खोले जा रहे थे और पश्चिम के विषय यहाँ पे पढ़ाए जा रहे थे, जैसे तकनीकी, विज्ञान, उदार कलाएं, उदार में जैसे आर्ट्स है, पेंटिंग्स है, पत्रकारिता है, ये सारी चीज़ें हैं उदार कला, जिसमें व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है, ड्राइंग ये। और फिर अंग्रेजों ने तीसरा एक और कदम यहाँ पे उठा लिया था, सती प्रथा कानून निषेध। अब सती प्रथा आप सभी जानते होंगे कि भारत में एक प्रथा मौजूद थी जिसमें जो है स्त्री को अपने पति के मरने के बाद खुद को भी उसने साथ में जल के मरना होता था। ये सम्भ्रांत परिवारों में ये प्रथा मुख्य रूप से मौजूद थी। और फिर 1829 में अंग्रेज सरकार ने कानून बनाया सती प्रथा निषेध कानून, यानी इसके ऊपर रोक लगा दी कि ये एक जघन्य अपराध है जहाँ स्त्री को सिर्फ जला के मार डालना और मरने के लिए विवश कर देना। तो इस प्रकार से जब सरकार ने या अंग्रेज सरकार ने जब ये ऐसे कानून बना लिए तो और हिंदू विधवा विवाह को वैधता भी देने के लिए भी कानून बनाया कि भाई हिंदू महिला का विवाह है वो हो जाना चाहिए। अब ये सारे परंपरावादी भारतीयों को ये अंग्रेजों के द्वारा जो सुधार किए जा रहे थे या जो उन्होंने जो बदलाव किया था, ये सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही थी। उनको लगने लगा था कि हमारे भारतीय परंपराओं और रीति रिवाज में कुछ जो ये बदलाव है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज हमें बदलना चाहते हैं। फिर है शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने के जैसे बहाने अंग्रेजों ने अवध है, झांसी है, सतारा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो विलय है इन रियासतों का हुआ है। तो अवध है तो इसका भ्रष्टाचार का इसके ऊपर शासन वो लगा दिया था, कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था अवध के नवाब वाजिद अली शाह पे। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अपनी संतान नहीं थी तो उनका राज्य विलय कर दिया गया था।
और सतारा में भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई, जिसके कारण जो है रियासतों को कब्जे में ले लिया, जिसकी वजह से जनता को आराम से विश्वास हो रहा था कि अंग्रेज सरकार है वो पूरे भारत के ऊपर अपना कंट्रोल, या कह सकते हैं अपना नियंत्रण स्थापित करके राज करना चाहती है। और अंग्रेजों ने वहाँ पे अपने ढंग की व्यवस्था लागू कर दी, कानून अपने बना लिए, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी अपनी नई व्यवस्थाएं लागू कर दी, जिसके कारण लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर आसानी से विश्वास करना शुरू कर दिया था। फिर आता है कि भाई कि इन कार्रवाइयों का क्या जो है किस प्रकार से असर पड़ा। अब इसका कि ये सारी कार्रवाई हो रही है, अंग्रेज सरकार इस प्रकार की गतिविधियां अपना रही है, तो इसकी वजह से जो है पहला हुआ कि अवध में विद्रोह हुआ। अब अवध का विद्रोह क्या हुआ था, हम पहले ही जान चुके हैं कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाने की बात हो रही थी। और अब यहाँ पर अंग्रेजों की बुरी नज़र कह सकते हैं, या अंग्रेजों की नज़र पहले से ही भारत के इस अवध प्रदेश पर पड़ चुकी थी। अवध यानी वर्तमान का अयोध्या प्रदेश या अयोध्या के आसपास का जो इलाका है उसे अवध के नाम से जाना जाता था। ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, ठीक है। 1851 में गवर्नर जनरल आया था लॉर्ड डलहौजी, और इसने अवध की रियासत के बारे में अपने जो है मंतव्य कहा था, या अपने विचार किया था, या विचार मिलता है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। यानी शुरू से ही उनकी हड़प नीति रही थी अवध के प्रति। और गिलास फल यानी कि चेरी, ठीक है, चेरी यानी एक अच्छा फ्रूट कह सकते हैं और महंगा फ्रूट कह सकते हैं, और ऐसे में अवध उनके लिए जो है चेरी फल के समान था। अब वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए कि अवध अपने आप ही हमारे हाथों में आ जाए। 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। अब ये आपको ध्यान रखना है कि 1851 में तो यहाँ पर जो है लॉर्ड डलहौजी ने ये वाक्य कहा, 1856 में विलय हुआ है। अब विलय के पीछे क्या कारण नजर आते हैं, देखिए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 1801 में अवध के ऊपर सहायक संधि डाली गई थी। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को बनाया था, और 1798 में, ठीक है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा बनाई गई संधि थी। अब इसमें भारतीय राजा इसमें भाग ले सकते थे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी, तो हम सहायक संधि आगे पढ़ लेंगे। अब ये सहायक संधि है वो जो है 1801 में अवध के ऊपर है वो लागू की गई थी, यानी अवध के नवाब ने इसको स्वीकार किया था। अब यहाँ पे कि सहायक संधि के अनुसार कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे। अब यहाँ पे अंग्रेजों की बात उनको सुननी पड़ती थी। एक तो नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, और उस सेना को कौन चलाएगा, यानी अंग्रेजों की सेना यहाँ रहेगी। रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की जाए, दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करें। अब ये 3-4 चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी कि जो भी सहायक संधि जो है स्वीकार करेगा उसे अंग्रेजों के कहे अनुसार चलना होगा। तो नवाब को भी सेना भंग करने का संकेत दिया गया है। सेना भंग यानी कोई भी जहां ब्रिटिश टुकड़ी रहेगी वहां शासक की सेना नहीं रहेगी। और फिर इसके साथ दरबार में कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, यानी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि वहाँ पे रहेगा, और वो सारी उसके ऊपर निगरानी रखेगा। और ये भी कि शासक को उनकी सलाह के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस तरह नवाब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के ऊपर निर्भर रह गए। तो ये तो अवध की बात हो रही है, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी सहायक संधि जिन जिन शासकों ने अपनाई थी उन सबको ब्रिटिश रेजिडेंट के अनुसार ही चलना पड़ता था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अब पहले तो नवाब के हाथ में जब ताकत थी, उसकी सेना थी, और जो भी फैसले लेने थे वो अपने खुद से ले सकते थे, लेकिन अब जब ब्रिटिश रेजिडेंट आ गया तो उनके कहने के अनुसार उनको फैसले लेने होते थे। तो ऐसे में धीरे धीरे जो है नवाब का प्रभाव तो कम होता चला गया, और जो नवाब की खिलाफ में थे उन विद्रोहियों और या मुखियाओं वगैरह कह सकते हैं, या तालुकदार जिनका अंग्रेजों से सीधी ताल्लुकात थे या जिनके अच्छे संबंध थे, उनके ऊपर धीरे धीरे नवाब का नियंत्रण कम होता चला गया, जिसके कारण नवाब की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। ठीक है, इसके बाद आता है सहायक संधि। तो अभी हमने जस्ट सहायक संधि के बारे में जाना है, तो सबसे पहले ये अपने आप में 2 नंबर का क्वेश्चन है, सहायक संधि क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1798 में तैयार की गई। ये एक व्यवस्था थी, यानी जो शासक जो है संधि करेंगे उनको कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। तो आपको ये सहायक संधि की शर्तें याद रखना है। पहला ये है कि जिसके साथ संधि की जाएगी वो अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं करेगा, बल्कि जो ब्रिटिश सरकार है वो आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से उनकी रक्षा करेगी। दूसरा कि सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी।
यानी सैनिकों की टुकड़ी किसकी रहेगी? ब्रिटिशों की, जो रेजिडेंट के प्रति वफादार रहेगी, उनके कहने के अनुसार काम करेगी। और साथ में कि जो संधि करेगा वो इस ब्रिटिश टुकड़ी का रख रखाव भी रखेगा, यानी उनका खाना, उनका रहना, उनके हथियार, सारी व्यवस्था, और साथ में उनके वेतन की व्यवस्था भी किसको करनी पड़ेगी? जो सहायक संधि करने वाले शासक को ही करनी पड़ेगी, यानी खजाना उसको अपना खाली करना पड़ेगा, तब जाके ब्रिटिश सरकार उनको सुरक्षा देगी। फिर सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा, न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में भाग लेगा, यानी उन्हें हर शर्त पर अंग्रेजों की बात ही माननी थी, ब्रिटिश रेजिडेंट की बात माननी थी। तो इस प्रकार से सहायक संधि जो है वो रही। अब अवध के ऊपर जो है, अवध को उन्होंने क्या कहा है लॉर्ड डलहौजी ने, कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, अर्थात अवध उनके लिए एक चेरी थी, एक गिलास फल था, यानी एक महंगा फ्रूट था। और ये फ्रूट कैसे था, क्यों अवध उनके लिए महंगा? यानी कहने का ये तात्पर्य है कि अवध के ऊपर अंग्रेजों की हमेशा काग दृष्टि थी, या कह सकते गिद्ध दृष्टि थी। अब गिद्ध दृष्टि यानी घात लगाए बैठे थे कि कोई ना कोई ऐसी समस्या आए जिसके कारण वो अवध को हड़प लें, क्योंकि इससे पहले वो बहुत सारे इलाकों को हड़प चुके थे। अब यहाँ पे अब अवध उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, तो ये ध्यान रखना है कि अवध उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि अवध की जमीन है वो नील और कपास की खेती के लिए बड़ी अच्छी होती थी, मुफीद यानी सफिशिएंट या बढ़िया थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका यही रहेगा कि ये गिलास फल एक दिन, तो अवध की जमीन क्यों उनके लिए कीमती थी, तो नील और कपास। अब ये दोनों ही महंगी फसलें हैं और दोनों की दोनों वाणिज्यिक फसलें हैं। तो नील है वो यूरोपीय बाजारों में बड़ी मांग थी, और कपास की भी जो है ब्रिटिश औद्योगिक कंपनियों में मांग थी। हालांकि अमेरिका से आती थी कपास, लेकिन फिर भी भारतीय कपास भी कुछ हद तक उनको यहाँ से प्राप्त हो सकती थी, जिससे औद्योगिक कारखानों में वस्त्रों के लिए कपास है वो काम आती थी। दूसरा कि अवध पर उनकी दिलचस्पी शुरू से ही थी, और फिर 1850 में तक वो भारत के कई इलाकों को लगभग जीत चुके थे, चाहे वो मराठा भूमि यानी महाराष्ट्र हो, चाहे वो दुआबी क्षेत्र हो, चाहे वो कर्नाटक, पंजाब या बंगाल, लगभग सारे हिस्से उनके हिस्से में आ चुके थे। अब बचा क्या रह गया था? अवध। और फिर 1856 में अवध का भी उन्होंने विलय कर दिया, यानी एक सपना जो उनका था अवध को हड़पने का, वो अब उनका पूरा हो चुका था। और इस प्रकार से अब जब अवध का भी विलय हो गया तो लोगों में भय, डर है वो व्याप्त हो गया। सभी अब फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में दुनिया के खात्मे के रूप में देख रहे थे, यानी लोगों में भय और दहशत जो है वो बैठ गई थी। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सारी भावनाएं, सारे मुद्दे, सारी परंपराएं, सब कुछ है, लोग हैं वो इकट्ठे हो गए और इस विद्रोह में पूरी तरह से तन मन से जुट गए थे। अब अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले थे। वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर राजस्व चुकाते थे। अब देखिए, अब शुरुआत में जब अवध के ऊपर जब अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे किन किन लोगों को और संकटों का सामना करना पड़ा कि अब अवध के नवाब को तो ये सारा राजस्व वगैरह चुकाते थे, और लेकिन फिर भी उन तालुकदारों के पास अपने 12,000 पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे तालुकदार के पास भी 200-300 सैनिकों की टुकड़ियां होती थी। अवध पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? तालुकदारों की सेनाएं भी भंग कर दी। सहायक संधि के दौरान नवाब की सेना भंग कर दी। भंग करना यानी सेना न रखने का आदेश। अब तालुकदारों को भी उन्होंने आदेश दे दिया, जो जिनके संबंध पहले ब्रिटिश सरकार के साथ अच्छे थे, लेकिन थे तो वो भारतीय, और इस प्रकार से उन्होंने भी उनकी सेनाएं भी भंग कर दी और उनके दुर्ग नष्ट कर दिए। अब दुर्ग इसलिए नष्ट कर दिए ताकि वो अपने आप को सुरक्षित न कर सके। फिर 1856 में, ये आपका प्रश्न है कि एक मुश्त बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है, कब लागू किया? तो 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई अवध और उसके आसपास के इलाकों में। ठीक है, एक मुश्त बंदोबस्त क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके अनुसार तालुकदार बिचौलिए थे और उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए उनका प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। इससे तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा और पहले तालुकदारों के पास अवध के लगभग 67% गांव होते थे, लेकिन अब अंग्रेजों की सत्ता आने के कारण धीरे धीरे तालुकदारों का भी पतन होना शुरू हो गया और बहुत सारे तालुकदारों के हाथ से उनकी संपत्तियां या उनके क्षेत्र है वो छीने जाने लगे। अब जो अंग्रेजों के आसपास या जो अंग्रेजों के साथ थोड़ा बहुत जिनके अच्छे संबंध थे, तो ऐसे में अब 38% ही उनकी स्थिति रह गई थी। तो इस प्रकार से नवाब के जाने से देहाती दुनिया के ऊपर भी असर पड़ रहा था और सामान्य जन है वो भी प्रभावित हो रहे थे और बड़े तालुकदार जमींदार हैं वो भी प्रभावित हो रहे थे।
अब ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का क्या मानना था कि वो ये देख रहे थे कि ताल्लुकदारों को हटाकर जमीन असली मालिकों को देने से किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व में इजाफा होगा। उन्होंने यहाँ पर एक मुश्त बंदोबस्त लागू कर दिया गया था 1856 में। अब ब्रिटिश सरकार तो शुरू से उसको गिलास फल मान रही है, चेरी फल मान रही है अवध को, तो अब वो अपने फायदे के बारे में सोचेगी। उनका ये मानना था कि ताल्लुकदारों और जमींदारों के द्वारा या नवाब के द्वारा ज़्यादा शोषण किया गया है किसानों का। अब उन्होंने क्या किया कि अब जो वास्तविक मालिक है जो उनका ध्यान रखेंगे, जमींदारों से उन्हें ज़्यादा मतलब जमींदारी से राजस्व ज़्यादा उनको देंगे प्राप्त मतलब अंग्रेजी सरकार को, तो ऐसे में वो ऐसे मालिकों को ज़मीन देना चाहते थे जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व में मुनाफा हो। मुनाफा मतलब इजाफा का मतलब होता है बढ़ोतरी, ठीक है। मगर राजस्व में इजाफा तो हुआ, इजाफा यानी बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन किसानों की बोझ में कमी नहीं है। किसानों से उनसे बहुत ज़्यादा वसूली की जाती थी। अधिकारियों को जल्दी समझ में आ गया कि कुछ स्थानों पर राजस्व की मांग 30 से 70% तक का इजाफा हुआ। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से राजस्व दिया गया था और ऐसी स्थिति में जनता को चुकाने में मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने से एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग होगी। ताल्लुकदार किसानों से तरह तरह से पैसे तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में उनकी मदद भी करते थे। ताल्लुकदार एक तरह से बड़े किसान कह सकते हैं या बड़े गांवों के मालिक कह सकते हैं, और जो किसानों से राजस्व वसूली का काम करते थे। अब कुछ भी हो, अंग्रेज सरकार का ये मानना था कि वो शोषण करते हैं, लेकिन हकीकत में चाहे वो शोषण करें या जैसे भी राजस्व वसूल करते थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज हैं, उनको भारतीयों से कोई लेना देना नहीं था, या कह सकते हैं उनको भारतीयों से कोई किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। और जब उनको तो अपना राजस्व लेना था, लेकिन वही है कि ताल्लुकदार है वो किसानों से पैसे तो लेते थे, लेकिन फिर भी जब भी बुरा वक्त हो गया, मान लो अकाल पड़ गया, मान लो दुर्भिक्ष हो गया, कहने का मतलब है, या फसल चौपट हो गई, कोई और स्थितियाँ, तो ताल्लुकदार है वो अपने किसानों के साथ सही से पेश आते थे और उनका राजस्व कुछ हद तक माफ भी करते थे। और कभी कोई उनके घर में तीज त्योहार या कोई मदद की ज़रूरत होती थी तब भी उनको जो है हेल्प भी मिल जाती थी। लेकिन अंग्रेजों को तो सिर्फ राजस्व से मतलब था, और अगर उनके मान लो कोई त्यौहार भी आ गया या उनके पास कमी है तो अब वो किससे मांगे। तो अब उनको ये पता था कि ब्रिटिशों के आने से या अवध के छीन जाने से अब उनके हाथ में न तो कोई मदद रहेगी, कोई उनकी हेल्प करने वाला भी नहीं रहेगा। तो इससे जनता के ऊपर इसका भी प्रभाव पड़ा। तो अब जब 1857 में जब विद्रोह हुआ तो अवध में ताल्लुकदारों और किसानों ने ही लड़ाई की बागडोर संभाली। यानी जितने भी ताल्लुकदार थे या जो बड़े किसान कह सकते हैं अपन, जहाँ कहीं ना कहीं अब नवाब के फेवर में हो गए, या वो चाहते थे कि फिर से पुराना शासन वगैरह आ जाए, तो या जो जिनके सेनाएं भंग की गई थी, जिनके किले हैं वो तोड़ दिए गए थे, या जिनसे ज़मीनें छीन ली गई थी, वो सब अंग्रेजों के विरोधी हो गए। अब वो सारे के सारे कहाँ गए? लखनऊ जाके बेगम हजरत महल से मिले, जो कि नवाब की पत्नी थी, और नवाब का बेटा था बिरजिस कद्र। अब उन्होंने क्या किया, 1857 का जब आंदोलन शुरू हुआ या क्रांति शुरू हुई, तो अब बेगम हजरत महल के साथ जुड़ गए और उन्होंने अंग्रेजी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार कुछ बेगम की पराजय के बाद भी, हालांकि 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया, बेगम हार गई, या कह सकते बिरजिस कद्र भी हार गया, लेकिन फिर भी जनता की या आम लोगों की जो सहानुभूति थी वो अपनी बेगम के साथ थी। बहुत सारे किसान अवध के गांवों से फौज में भर्ती हुए थे, जो दशकों से कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण भी असंतुष्ट थे। जैसे हम देखते हैं चर्बी वाले कारतूस है, एक पॉइंट हमने ये देखा था, तात्कालिक कारण अगर देखें तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस। दूसरा हम कारण देखते हैं कि आटे में गाय और सूअर की चर्बी का मिला होना, जिसके कारण लोगों को ये लगता था कि धर्म भ्रष्ट हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा और है, अब यहाँ पे सैनिकों में जो है कह सकते हैं विद्रोह या गुस्से का क्या कारण है, तो तीसरा आ रहा है कि अंग्रेज सरकार क्या करती थी, भारतीय सैनिकों को कम वेतन देती थी। अब इससे भारतीय सैनिकों को बड़ा खतरा था, क्योंकि भारत की उस सेना के अंदर ब्रिटिश भी सम्मिलित होते थे, लेकिन ब्रिटिश सेना को अच्छा वेतन मिल जाता था, भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था। तो उनको ऐसा लगता था कि काम तो हम सब बराबर करते हैं, लेकिन हमको कम क्यों दिया जाता है और उनको ज़्यादा क्यों दिया जाता है। जैसे भारतीय सैनिकों को 9 या 10 रुपये मिलते थे, अंग्रेज सैनिकों को 60 से 70 रुपये मिलते थे, तो इतना ज़्यादा फर्क था। फिर कभी कभी बेचारे सैनिक थे, उनको घर जाना होता था, घर है परिवार है, मिलने का मन होता था, और ऐसे में उनको अंग्रेज सरकार के द्वारा छुट्टी नहीं मिलती थी। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण वो हमेशा असंतुष्ट थे। और जब विद्रोह का फूटना हुआ या विद्रोह फैला तो सारे सैनिक हैं इसमें सम्मिलित हो गए। इसके अलावा शुरुआती दौर में अंग्रेज है
जो है 1820 के दशक के आसपास, तो अंग्रेज अफसर से सिपाहियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार रखते थे, दोस्ताना, और मौज मस्ती भी करते थे। उनके साथ खेल वगैरह खेल लेते थे, मल्ल युद्ध यानी कुश्ती वगैरह करते थे, तलवारबाजी करते थे, शिकार पर भी जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। ठीक है, उनमें से बहुत सारे अंग्रेज तो यहाँ पे लंबे अरसे से रह रहे थे, तो वो हिंदुस्तानी भी बोलते थे और भारतीय संस्कृति के रीति रिवाज वगैरह इनमें सारे जानते थे, और शादी ब्याह इसमें भी सम्मिलित हो जाते थे। उनमें ये थे कि वो थे तो अफसर, लेकिन अफसरों वाली कड़क भी थी और अभिभावक वाला स्नेह, दोनों ही सम्मिलित थे। लेकिन 1840 के दौरान, ठीक है, 20 साल के अंतराल में बहुत कुछ फर्क हो गया था। अंग्रेजों में श्रेष्ठता का भाव पैदा हो गया। वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानते थे, यानी भारतीयों को तो वे वैसे भी ब्लैक इंडियंस कहते थे, कम अपने से कम मानते थे। ठीक है, और उनकी भावनाओं की फिक्र किए बिना गाली गलौज और कभी कभी शारीरिक हिंसा पर उतर जाते थे, यानी मारपीट भी करने लग जाते थे, जिसके कारण भारतीयों को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि अंग्रेजों को उनसे कोई लगाव नहीं है। फिर है कि 1857 के दौरान अवध में तालुकदारों और किसानों की लड़ाई ने ही बागडोर सॉरी वापस वही आ गया। इस तरह सिपाहियों और अफसरों के बीच फासला बढ़ता चला गया। ठीक है, जो सिपाही है वो लंबे अरसे से पहले साथ में थे, या उनके साथ अपने अंग्रेजों के अफसरों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन धीरे धीरे जब 20 सालों के अंतराल में ये सब भेदभाव होना शुरू हो गया, तो सिपाहियों और अफसरों के बीच में एक गहरी खाई भी होगी। अब उन्हें भरोसा नहीं था अंग्रेज अफसरों के ऊपर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका कि बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे, और अधिकतर जो थे वो सारे के सारे ऊंची जाति या ब्राह्मण जाति से हुआ करते थे। ठीक है, कौन सी जाति है? ब्राह्मण जाति, यानी पंडित लोग थे इसमें। देखिए ये ब्राह्मण जाति के लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से ये बंगाल आर्मी, यानी अधिकतर है जो है यूपी अवध के ही सारे सैनिक है वो ब्राह्मण जाति के हैं, वो बंगाल आर्मी में भर्ती होते थे। इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता। पौधशाला यानी नर्सरी, यानी शुरू से ही भर्ती होकर वो बंगाल आर्मी में इकट्ठे हो जाते थे। तो अगर क्वेश्चन है आपका कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था, तो अवध को, ये आपको याद रखना है। कारतूसों के बारे में सिपाहियों को बड़ा भय था। छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें बढ़ती रहती थी, और अंग्रेजों के बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ल के आधार पे भेदभाव करना, गाली गलौज करना, ये सारी वजह थी जिसके कारण लोगों के अंदर है वो असंतोष है वो दिखने लग गया। अफसरों की अवज्ञा करने और हथियार उठाने पर गाँव में उनके भाई बिरादर भी आज उठते थे। जब 1857 का विद्रोह होना शुरू हो गया, तो अगर मान लो कि किसी ने अंग्रेज अफसर की कहना नहीं माना है, तो सारा इकट्ठे हो जाते थे। और सैनिकों के साथ भी इसी प्रकार से जब अंग्रेज जब बुरा व्यवहार करते थे, तो ग्रामीण लोग भी सारे आ जाते थे। जब 1857 की क्रांति हुई, तो ये सारे कि लोगों ने आसानी से इस विद्रोह का साथ है वो दे दिया था। अब देखा जाए तो विद्रोही चाहते क्या थे, क्या वजह थी कि 1857 का विद्रोह हुआ और सभी इसमें ज़्यादातर लोग इसमें सम्मिलित हो गए। तो विद्रोही है वो चाहते थे कि अंग्रेज विद्रोहियों का एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। ठीक है, अंग्रेज तो भारतीयों को वैसे भी गंवार ही मानते थे, और उनको लगता था कि ये एहसान फरामोश लोग हैं, ये बर्बर है, यानी सभ्यता नहीं है इनमें। ठीक है, वे विद्रोहियों की आवाज़ को दबा देना चाहते थे। विद्रोहियों ने, अब ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, आम आदमी थे, उनके नज़रियों को समझने के लिए घोषणाएं, इश्तिहार, ये सारी चीज़ें भी, इश्तिहार यानी बार बार विज्ञापन दिए गए, जिसमें लोगों को अधिक से अधिक इस विद्रोह में सम्मिलित होने की बात है वो की गई। 1857 को रचने के लिए इतिहासकारों को बहुत हद तक मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का पता चलता है कि विद्रोही क्या चाहते थे, इसके बारे में नहीं। तो लिखा तो बहुत कुछ गया है कि भाई विद्रोही क्या चाहते थे, लेकिन फिर भी इसके बारे में सटीक पूरी जानकारी हम नहीं कह सकते। तो अब विद्रोह जब शुरू हुआ, तो कैसे लोगों को एकजुट किया गया, तो पहले तो एकता की कल्पना, इसमें कि जो घोषणाएं की गई थी, इश्तिहार या कह सकते हैं विज्ञापन दिए गए थे, इसमें सभी को एकजुट होने की बात है वो की गई थी, जाति और धर्म का भेद भुलाकर, क्योंकि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे, और ऐसे में भाई जाति पाति से एक है, भले धर्म अलग है लेकिन फिर भी हम पहले भारतीय हैं, तो सबको इसमें विद्रोह में सम्मिलित होने की बात है वो की गई थी। अब यहाँ पे मुस्लिम राजकुमार और नवाबों की ओर से भी घोषणाएं की गई,
और इसमें हिंदुओं की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाता था कि उनके लिए अंग्रेज दुश्मन थे और हिंदू मुस्लिम उनके लिए एक थे। तो ऐसे में सभी चीज़ों का ध्यान देकर घोषणाएं जारी की जाती थी। अब विज्ञापनों के अंदर या इश्तिहार जो पत्र पत्रिकाओं में छपते थे, अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत कर मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदाय के असह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। यानी कि उसमें ये बताया जाता था कि जब हम पहले अंग्रेज भारत में नहीं थे तो हम हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते थे, और फिर से वो समय है, वो चाहिए तो हमें इस विद्रोह का साथ देना चाहिए। बहादुर शाह जफर के नाम से भी घोषणाएं जारी की गई, यानी बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम बादशाह। और घोषणा में मोहम्मद और महावीर अर्थात वही हिंदू मुस्लिम जैन, जो भी कहने का तात्पर्य है कि सभी को एकजुट होने की बात की गई है, जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया था। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये भी दिए थे, मगर उनकी एक कोशिश है वो नाकामयाब रही। क्यों? क्योंकि भारत में अंग्रेजों का एक ही नीति थी कि फूट डालो और राज करो, और इस प्रकार से वो आपस में लड़ाना चाहते थे, लेकिन उनका ये मकसद है वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अब किस प्रकार से उन्होंने उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ है वो अपनी मुहिम छेड़ी है। तो घोषणा में ब्रिटिश राज को फिरंगी राज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ब्रिटिश राज यानी फिरंगी राज। फिरंगी यानी फिरंगी एक ये कह सकते हैं कि ये एक मजाक उड़ाने वाला शब्द है, और अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था। संबंधित हर चीज को मुख्य रूप से खारिज किया जा रहा था। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी, और अंग्रेजों लोगों ने इस बात पर गुस्सा दिखाया कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने छोटे बड़े भूस्वामियों की जमीन से बेदखल कर दिया, और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को भी तबाह कर डाला। कि लोगों को ये लगता था कि अंग्रेजी सरकार ने बहुत सारे शासकों को जमीनों से हटा दिया, और जो भारत के जो ऐसे समुदाय थे जो हाथों से काम करके दस्तकारी का काम करते थे, विभिन्न प्रकार के जो कह सकते हैं कि बुनकरों का काम करते थे। दस्तकार से मतलब है जैसे कपड़ा बुनना वगैरह है, धागा बनाना है, या विभिन्न प्रकार के कला कौशल या हुनर को जानना। तो विभिन्न प्रकार के, तो इसमें जैसे बर्तन बनाना या और भी कई प्रकार के। तो अब जब अंग्रेज सरकार ने ये सारी चीज़ें की तो लोगों को लगता था कि भाई जो कुटीर उद्योग है या छोटे मोटे धंधे हैं वो चौपट हो रहे हैं, और ऐसे में इस सब के पीछे अंग्रेज जिम्मेदार है। घोषणाओं में ये भी बताया जाता था कि हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर या अंग्रेज सरकार तुली हुई है या अंग्रेज तुले हुए हैं, इसलिए वो जो है चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहीं आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर हिंदू और मुसलमान का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही थी, जिसकी वजह से लोग आसानी से विद्रोह के जो ये अफवाहें जो फैली थी 1857 की, उसके ऊपर आसानी से जो है वो विश्वास भी कर रहे थे। अब विद्रोही क्या चाहते थे? विद्रोही चाहते थे एक तो वैकल्पिक सत्ता की तलाश। वो चाहते थे कि स्थायित्व मिले भारत को, और एक ऐसी सत्ता भारत में रहे जिसमें सभी के हित सम्मिलित हो। तो ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु ये प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। उन्होंने कोशिश की कि भाई हम एकजुट रहें या जो है एक प्रकार की सत्ता, लेकिन फिर भी वही है कि ये नहीं चल पाया। इसका ये था कि ये कोशिश में क्या था कि विद्रोही नेता 18वीं सदी से पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, यानी पहले वाला शासन वो चाहते थे जब भारत में अंग्रेज है वो नहीं थे, या 18वीं शताब्दी से पूर्व, यानी जब तक उनका साम्राज्य उन अंग्रेजों ने नहीं बढ़ाया तब भारत कैसा था वैसी सत्ता चाहते थे। इसके अलावा वो दरबारी संस्कृति को भी चाहते थे। फिर है उन्होंने इस दौरान बहुत सारे विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी हुई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का भी इंतजाम है वो किया गया। लूटपाट बंद करने के हुक्मनामे भी जारी किए गए। अब यहाँ पे ये कि भू राजस्व वसूल, सैनिकों के वेतन के भुगतान के इंतजाम भी किए गए, क्योंकि इसमें सारे के सारे सैनिक थे। अब वो इसमें भाग ले रहे थे, तो जैसे तैसे उनको भी पैसा देकर ताकि उनका घर परिवार चल सके। इसके अलावा जैसे विद्रोही है तो विद्रोही है हर जगह जाते थे तो लूटपाट न करें, इस बारे में भी ध्यान दिया जाने लगा था। और शांति से मतलब जो है भारतीय जनता को नुकसान पहुंचाए बिना काम करना है। और सेना की कमान श्रृंखला भी तय की गई। इस सारे प्रयासों में विद्रोही ने 18वीं शताब्दी के मुगल जगत से प्रेरणा ले रहे थे, या कहने का मतलब है कि पहले
कैसे हिंदू और मुसलमान साथ में रहते थे, या जो मुगल काल के दौरान जो शासन चल रहा था वैसा शासन है फिर से आएगा। ये सारी चीज़ें हैं घोषणाओं में, इश्तिहारों में, विज्ञापन में जो है वो डाली जाती थी, जिससे अधिक से अधिक लोग हैं इस विद्रोह में सम्मिलित हो जाए और जो है विद्रोह का साथ दें। अब इसका दमन कैसे किया गया, दमन यानी किस प्रकार से इसको खत्म किया गया, विद्रोह को कुचला कैसे गया। तो 1857 के विभिन्न जो विवरण जो मिलते हैं, जिसके बारे में जानकारी हमें मिलती है, तो उसमें ये है कि अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। अब आसान क्यों नहीं था, देखिए कि उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी से के लिए नए कई कानून भी पारित किए गए ताकि फौजी है उसमें साथ आए। दूसरा कि उत्तर भारत में उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया। अब इसमें कि बिना जो है मुकदमा चलाए और किसी भी के भारतीय को भी मतलब अगर शक के आधार पे तो उसे जेल में डाल देना और उसे सजा देना, तो मार्शल लॉ लागू किया गया। इसके अलावा फौजियों को थोड़े से मतलब प्रेरित करने का प्रयास है वो किया गया कि भाई वो शांत हो जाए, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं था। अंग्रेजों ने अब देखा कि स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, तो अंग्रेजों ने ब्रिटेन से सेना मंगवाई, टुकड़ियाँ जो उनके लिए विश्वसनीय थी, जो उनके अपने लोग थे, और कलकत्ते, पंजाब और दोनों तरफ से उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। इसका कारण क्या था, क्योंकि जो विद्रोह की प्रमुख व्यवस्था है वो बहादुर शाह जफर के द्वारा की गई थी, और ऐसी स्थिति में पहले दिल्ली को जीतना अंग्रेज सरकार के लिए जरूरी था। तो उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के ऊपर दो तरफा अटैक किया, एक तो कलकत्ते की तरफ से, दूसरा पंजाब की तरफ से। इस तरह से उन्होंने दिल्ली को घेरने का प्रयास किया। अब दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश है वो जून तक हो गई, और अंत में सितंबर में जो है उन्होंने दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तरफ से जमकर हमले में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस वजह से पूरे भारत में विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली भी पहुंचे, लेकिन अंग्रेजों को एहसास हुआ कि उनका सामना सैनिक विद्रोह के साथ साथ जन समर्थन यानी इसमें भीड़ भी सम्मिलित थी। और उसके बारे में क्या लिखते हैं अवध के में फॉर्सिथ, एक अंग्रेज अफसर है जिनका अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में सम्मिलित थी, यानी अधिकतर पुरुष है इस विद्रोह में सम्मिलित थे। इस इलाके को मार्च 1858 में जाकर अंग्रेज अपने नियंत्रण में ले पाए थे। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल के साथ बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उनकी जागीरें लौटा दी गई। विद्रोह को शांत करने के लिए जैसे दिल्ली को दो तरफा घेर कर उन्होंने जो है कंट्रोल किया, इसी प्रकार से जो जमींदार वगैरह थे जो विद्रोह का साथ दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमने तुम्हारी जो ज़मीनें छीन ली गई है या तुम्हारे इलाके छीन लिए गए हैं तो वो वापस आपको लौटा दिए जाएंगे, और उनको शांति रखने की या विद्रोह का साथ न देने की अपीलें हैं वो जारी की गई। इसके साथ ये कहा गया कि जो विद्रोही जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया, लेकिन जो विद्रोही थे जब विद्रोह हुआ और उस दौरान जब विद्रोह शांत हुआ तो और जो लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया उनको तो उन्होंने ईमानदार वफादार के तौर पे वो दी, उपाधियाँ दी, उनको क्षेत्र दिए, उनकी जमींदारियाँ बढ़ा दी। लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया उनको उनकी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, बहुत सारे जमींदार अंग्रेज अफसरों से लड़ते लड़ते मारे भी गए थे, शहीद हो गए थे, और भागकर कुछ नेपाल भी चले, जिसमें एक तो यहाँ पे अंग्रेजों के जो विरोधी थे उसमें भागकर नेपाल चले गए, जहाँ उनकी बीमारी और भूख से मौत हो गई, जिसमें जो है नाना साहब का भी नाम है वो आता है कि कहते हैं कि वो भी नेपाल भागकर चले गए थे। अब विद्रोह की छवियाँ कैसी थी, छवि यानी किस प्रकार से विद्रोह को बताया गया था। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियाँ, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए। तो बहुत कुछ लोगों ने हैं विद्रोह के बारे में लिखा है। असंख्यक मेमो और नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स हम कह सकते हैं, उसमें भी लिखा गया है, और उसके विद्रोह के बारे में अंग्रेजों की सोच के बारे में बताया गया, किस प्रकार विद्रोह भड़का था उसके बारे में लिखा गया है, किन किन लोगों ने इसमें साथ दिया उनके बारे में लिखा गया है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी और विद्रोहियों के बारे में बताते हैं, यानी जो चाहे डायरियों के रूप में लिखा हो, चाहे शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखा है, या जिस भी अफसर ने या जिसने भी विद्रोह के बारे में लिखा है, तो वो कहीं ना कहीं विद्रोह की उस छवि के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में सैनिक विद्रोहियों को हिंसापूर्वक छापा जाता था।
जो जनता की भावनाओं को भड़काती तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। ब्रिटिश अखबार में, यानी लंदन में जो अखबार छपते थे, ब्रिटेन में जो अखबार छपते थे, उसमें भारत के अंदर होने वाली गतिविधियों को छापा जाता था। भारतीयों को या विद्रोही या भारतीय सैनिकों को बताया जाता था और फिर वहाँ पे मांग उठती थी कि भाई भारतीय सैनिकों का या जिन्होंने भी अंग्रेज अफसरों की हत्याएं की हैं, उनके घर परिवार तबाह किए हैं, उसके लिए भारतीय सैनिकों को सबक सिखाए या विद्रोहियों को सबक सिखाने की मांगे उठने लगी थी। अंग्रेजों और भारतीय द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह को एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही है। तो अगर हम 1857 के विद्रोह को जानें तो ये तस्वीरें भी हमें बताती है कि विद्रोह कैसा रहा होगा। और कई प्रकार के चित्र भी बनाए गए हैं, पेंसिल से बने रेखांकन है, इसके अलावा पोस्टर, कार्टून, ये सारे वर्तमान में भी हमें बाजार में मिल जाएंगे। जैसे झांसी की रानी की युद्ध करते हुए तस्वीर, तात्या टोपे है, नाना साहब की तस्वीर। तो ये इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान की हम कविता देखें, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से हर प्रकार से भारत में भारतीय लोगों को या भारतीय हीरो या नायकों को की छवियां हैं वो रखी गई, और ब्रिटेन में जो उनके अफसर जो लड़ रहे थे उनकी छवियां रखी गई, और भारतीयों को आतंकी या आसान फरामोश है वो उस तरह से बताया गया था। अब है रक्षकों का अभिनंदन। जिन लोगों ने इस विद्रोह का साथ दिया था या अंग्रेजों का सपोर्ट किया था या भारत में जो नायक बनकर उभर रहे थे, तो इसमें रक्षकों द्वारा बनाई तस्वीरों में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने जाने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया, जिसमें एक टॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा एक चित्र भी बनाया गया है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ है वो किसके द्वारा बनाया गया चित्र है। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ है वो टॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा बनाया गया चित्र है। ठीक है, ये कब बनाया गया? तो 1859 में ये चित्र है वो बनाया गया है। इसमें जो है रिलीफ ऑफ लखनऊ में क्या बताया गया है, तो इसमें सैनिक विद्रोही टुकड़ियों द्वारा लखनऊ पर घेरा डालने पर लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस, ठीक है, हेनरी लॉरेंस आपको याद रखना है, यहाँ पे इन्होंने ईसाई लोगों को इकट्ठा कर दिया था और रेजिडेंसी में यहाँ पर पनाह ले ली थी। यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंसी थी लखनऊ, जहाँ पर ये लोग थे, और अब वो भयभीत थे क्योंकि विद्रोहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। लॉरेंस यहाँ पे विद्रोहियों का सामना करते हुए जो है मर गया था। उसके बाद एक कर्नल इंग्लिश ने वहाँ की बागडोर संभाली और रेजिडेंस को सुरक्षित रखा। फिर 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक, ठीक है, कौन है? जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक ने वहां पहुंचकर विद्रोहियों को तितर बितर कर ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दे दी, यानी उनका साथ दे दिया, और इस प्रकार से उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी को बचा लिया, जहाँ पे ब्रिटिश लोगों के परिवार वगैरह रहते थे उनको बचा लिया। और इस प्रकार से 20 दिन के बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर आ गया, कॉलिन कैंपेबल, और फिर उसने चारों तरफ से ब्रिटिश सेना के रक्षक के रूप में जो है वो स्थापित हो गया और भारतीय विद्रोहियों को उसने मार दिया। तो इस प्रकार से सैन्य वहाँ पे ऐसे लोगों को चित्रों के माध्यम से ब्रिटिश अखबारों में छापा जाता था कि किस प्रकार से उन्होंने खतरे पर खेल के अपनी जान न्यौछावर करके ब्रिटिश रेजिडेंसियों को बचाया, उनके घर परिवार वालों को बचाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता का निर्विवाद विजय की कहानी बन गई है। तो इस प्रकार से टॉमस जॉन्स बार्कर का जो चित्र है रिलीफ ऑफ लखनऊ, उसके अंदर उसकी छवि है वो मिलती है। इसी तरह से चित्रों से अंग्रेज जनता ने अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था और जनता अपने अफसरों के प्रति जो है श्रद्धा और निष्ठा का भाव रखती थी। और वहीं ब्रिटेन में अखबारों में जब उनकी खबरें छपती थी तो जनता को लगता था कि अंग्रेज सेना जीत रही है, और उन्हें जब सबक या भारतीयों को जब सबक मिलता था तो उन्हें बड़ा संतुष्टि मिलती थी कि चलो हमारा बदला है वो पूरा हो रहा है, और वो अपने अफसरों का गुणगान करती थी। इसी प्रकार से अंग्रेज औरतें, ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को भी पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने के बारे में, मासूम औरतों की इज्जत बचाने, बच्चों की सुरक्षा की मांग करने लगी थी। यानी ऐसे कई प्रकार के चित्र वगैरह बनाए गए, और जहाँ अंग्रेजों के ऊपर जुल्म करते हुए बताया गया, भारतीयों के से खुद को, भारतीय सैनिकों से या विद्रोहियों से खुद को बचाते हुए इस प्रकार की चित्र वगैरह दिखते हैं। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की एक चित्रात्मक अभिव्यक्ति के जरिए इन भावना को भी आकार दिया, जिसमें एक जोसेफ नोएल पैटर्न का एक चित्र है द इन मेमोरियम,
ठीक है। अब इसमें एक महिला और उसके 3-4 बच्चे हैं, वो आसपास बताए गए हैं कि किस प्रकार से वो खतरे को महसूस करी, उसका डर, उसका भय उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, और बच्चे हैं वो सिमटे से हुए हैं, और फिर अचानक से ब्रिटिश टुकड़ी है वो उसको बचाने के लिए आती है। तो इस प्रकार से झिंझोड़ कर देने वाले जो है चित्र बनाए गए हैं, और उसमें डर एक दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इसमें भीषण हिंसा नहीं बल्कि एक इशारा है जो दर्शक की कल्पना को झिंझोड़ कर उसमें गुस्सा और बेचैनी का भाव पैदा करता है। तो इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से ब्रिटेन के अंदर जनता के अंदर गुस्सा पैदा होता था, और वो जो है विद्रोहियों को सबक सिखाने के बारे में जो है उनकी खबरें छपती थी, और वो विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर है वो बताया गया था। अन्य रेखा चित्र और पेंटिंग्स में औरतों को विद्रोहियों के हमले के बचाव के रूप में भी बताया गया, जिसमें एक मैरी मिलती है, जिसमें कि इसमें कि एक महिला है वो अपने रक्षा है वो किस तरह से विद्रोहियों से करती है उसके बारे में। तो ब्रिटेन में गुस्से और सख्ते के माहौल ने बदले की मांग को बुलंद किया, यानी चाहते थे कि जिस प्रकार से चित्र छप रहे थे, जिस प्रकार से विद्रोही लोग हैं वो जिन्होंने अंग्रेज महिलाओं या बच्चों के ऊपर जो अत्याचार वगैरह किए थे या अफसरों को मारा था, तो उसके लिए मांग है वो वहाँ पे बुलंद हो रही थी कि बदला लिया जाए। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों और खबरों ने हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजिमी और वाजिब बना दिया, यानी कि अगर बदला लिया जाए तो वो राइट माना जाएगा। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। अब अंग्रेजों को भी ये लगने लगा था कि अब हमें अपने आप को साबित करना होगा ताकि इंग्लैंड में जनता हम पर भरोसा करे या ब्रिटेन में जनता हम पर भरोसा करे। एक तस्वीर में न्याय की एक रूपकात्मक स्त्री जिसके हाथ में एक तलवार दूसरे हाथ में ढाल है, चेहरे पर भयानक गुस्सा, बदला लेने की तड़प दिखाई देती है, जिसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश सत्ता के रूप में उसे बताया गया। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ है वो भय से कांप रही है। इसके अलावा ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून भी छापे गए थे, निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर भी दे रहे थे। अंत में दहशत का प्रदर्शन किया गया कि जिन जिन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था और फिर से कभी आने वाले भविष्य में इस प्रकार की गतिविधि न हो, तो उसके चलते दहशत का प्रदर्शन, यानी इतना भय और डर का माहौल हिंदुस्तान में पैदा कर दो कि कभी कोई विद्रोह करने के लिए उठे ही नहीं। और ऐसे में जिन लोगों जब 1857 का विद्रोह है वो दबाया गया या उसके ऊपर जब कंट्रोल स्थापित कर दिया गया, नियंत्रण या शांति स्थापित करने की कोशिश की गई, तो उस दौरान विद्रोहियों को तोपों के मुहाने पर यानी तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया गया या फिर फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। अब इसमें यह भी था कि विद्रोह के लिए दया के लिए कोई जगह नहीं है, यानी विद्रोहियों को सजा दी जाएगी, वो मौत की सजा दी जाएगी। प्रतिशोध के लिए शोर मचने के स्थान पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बन रहे थे। लॉर्ड कैनिंग या जो है उस समय के गवर्नर जनरल कैनिंग थे, उन्होंने कहा था कि भाई सैनिकों के साथ हम सदव्यवहार करें या कह सकते हैं नरमी का रवैया अपनाएं, लेकिन वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैनिंग का मजाक उड़ा दिया गया और उनके लिए कहा गया कि भाई नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने की मांग ने ब्रिटिश प्रेस में उसका खूब मजाक भी उड़ाया। अब राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना क्या है? 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिली थी। जब 20वीं शताब्दी यानी हमारे देश में गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, तो राष्ट्रवादी इस 1857 के घटनाक्रम से प्रेरित हो रहे थे और वो अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह में कूद पड़े थे। इस प्रकार स्वतंत्र संग्राम से देश के हर तबके के लोगों में साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की क्रांति या स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। तो ऐसे आज इतिहास में या साहित्य में ऐसी अनेक घटनाएं मिलेगी, ऐसे नायकों के बारे में, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, तो इन सब के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। उनका इतिहास हम जानते हैं, किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने की कोशिश है वो की थी और आज भी इतिहास में वो सब जीवित है। और विद्रोह के नेताओं को देश को रणस्थल की तरफ ले जाने वाले नायकों के रूप में पेश किया है। इन लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करके चित्र मतलब ये बताया गया कि कैसे उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध है अपना लड़ाई लड़ी है, युद्ध लड़ा। जैसे झांसी की रानी, अब यहाँ पे झांसी की रानी को एक मर्दानी रूप में बताया गया है कि कैसे वो अकेली होकर भी नहीं डरी है और उसने ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया है और अंत में वो वीरगति को प्राप्त होगी। इसी प्रकार से चित्रकार ने अनेक प्रकार के चित्र बनाए, जैसे उसे घोड़े पर बैठे हुए
हुए, युद्ध करते हुए पीछे बच्चा एक जो दत्तक पुत्र है उसे भी बांध कर वो मर्दों की तरह है वो लड़ रही है। तो इस प्रकार से जो है हमारे भारतीय नायक और नायिकाओं को दर्शाया गया है और आज भी हमें इस तरह की तस्वीरें हैं वो मिलती हैं। अब ब्रिटेन में क्या हो रहा था? ब्रिटेन में छपरे चित्र में उत्तेजित जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रीय कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन में अगर कुछ ऐसा छप रहा था तो वहाँ पे सबक और ये मांग की जा रही थी कि भाई भारतीय विद्रोहियों को सबक सिखाया जाए। और वहीं अगर उनके नायक है जैसे कि द रिलीफ ऑफ लखनऊ, इसके माध्यम से वहाँ पे उनके गुणगान किए जा रहे थे कि कैसे उन्होंने लखनऊ को बचा लिया या ब्रिटिश जो परिवारों को बचा लिया, रेजिडेंसी को बचा लिया। तो इस प्रकार से दोनों तरफ है अभिनंदन भी हो रहा था। भारत के भी नायक हैं वो आज भी, या नायक नायिकाएं आज भी इतिहास में अपना अमर स्थान रखते हैं। वहीं ब्रिटिशों में भी वहाँ पर उनके इतिहास है वो हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गए। और जो भयानक था उनके लिए भारतीयों को सबक सिखाने की बात भी हो रही थी कि भाई सबक सिखाओ क्योंकि हमारा ये नुकसान हुआ है। अब अगर हम इसकी, ये तो हो गया कि 1857 के विद्रोह में किस प्रकार से आज भी हम नायक और नायिकाओं को जानते हैं। और अब अगर काल लेखा देखें तो कुछ याद करने लायक चीज़ है। तो 1801 में क्या हुआ था? अवध में वेलेजली के द्वारा साइक संधि लागू की गई थी। अब 1856 में क्या हुआ? वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया। क्या आरोप लगाया गया था? भ्रष्टाचार और कुशासन का, अर्थात उन्हें सही से शासन करना नहीं आया। और फिर अंग्रेजों ने जो सपना देखा था लॉर्ड डलहौजी ने कि भाई ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, तो उन्होंने अवध का अधिग्रहण कर दिया। 1856-57 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया गया जिसमें राशि है वो ली जाएगी और ये अवध और उसके आसपास के इलाकों में लागू किया गया था। 1857 में अगर हम देखें तो 10 मई को मेरठ से सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था। 11 मई को दिल्ली में रक्षक सेना आ गई थी, 11-12 मई को, और बहादुर शाह जफर को इसका नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा था। 20 से 27 मई अलीगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश, इटावा, मैनपुरी, एटा, ये कोई भी अगर स्थान आ जाए आपके मानचित्र के अंदर, ये सारे के सारे आपको उत्तर प्रदेश के अंदर ही भरने हैं। तो यहाँ पे सैनिक विद्रोह शुरू हो गया। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह हो गया, तो ये भी आपको यूपी में ही भरना है अगर मानचित्र में आ जाए। मई जून में सैनिक विद्रोह का एक व्यापक जन विद्रोह में बदल गया। और 30 जून चिन्हट में के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। ये ध्यान रखना, चिन्हट की लड़ाई जिसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह और हेनरी लॉरेंस के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें हेनरी लॉरेंस से इसमें पराजित हो गया था, जिसे डंका वाला बाबा या डंका शाह के नाम से जाना जाता है। 25 सितंबर को हेनरी हैवलॉक और जेम्स आउट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल हो जाती हैं और फिर भारतीय टुकड़ियों को इधर उधर कर लेती हैं। और अंत में जो रिलीफ ऑफ लखनऊ का जो चित्र बनाया गया जिसमें हैवलॉक और आउट्रम और एक और कैंपेबल, इन सबको हीरो के रूप में बताया गया श्वेत घोड़ों के ऊपर, जो आपको इतिहास की पुस्तक के अंदर दिखाई देगा, और भारतीयों को नीचे गिरा हुआ बताया गया इस प्रकार से। और दूसरा है 1858 में क्या हुआ था? तो 1858 जून में झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हुई अंग्रेजों से लड़ते हुए। और जुलाई में जो शाहमल, जो बड़ौद परगने के राजा थे, जाट राजा थे, उनकी 1858 में जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हमने ये जो 1857 की क्रांति या विद्रोह जो पार्ट आपका मैंने समझाया, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि मेरे इससे आपको समझने में मदद मिले। और बाकी आप कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहें तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जिन स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिलेगी, जिससे स्टूडेंट को मेरे इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, और वैसे भी आपका बोर्ड परीक्षा आ रही है तो इससे ज़रूर थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।